हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ दिवस द्विवेदी। वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, सारे करंट अफेयर्स को जो भी हिंदू, एक्सप्रेस और पीआईबी में रहे हैं उनको एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो प्रैक्टिस हो रही है आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट अफेयर्स की। एमसीक्यूज़ में क्या रहता है कि इंसान अटेंटिव रहता है ज़्यादा, जब भी हम देख रहे होते हैं उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। वैसे आप लेक्चर देखोगे आप बोरियत महसूस होगी, सो जाओगे। तो लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, आप खुद ट्राई करोगे सही हो रहा है गलत हो रहा है। इसके अलावा एडिशनली जो फैक्ट्स हैं वह भी आपको मिल जाएंगे। सपोज 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पे 3 फैक्ट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, 2-4 टर्म्स मैं भी आपको बताऊंगा। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है। इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे सर्च करना है @india's affairs, या तो आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू आज किसके बारे में है, 9 अगस्त को अगर हम बात करें, या अगर यहाँ पे देखें तो जो वर्ल्ड ट्राइब डे यहाँ पे मनाया जाता है, विद द रेफरेंस ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो विश्व में क्या है, इंडिजिनस या आदिवासी लोग जो रहते हैं उनके संबंध में बातें हैं, उनके संबंध में ये टॉपिक डिस्कस किया गया था। तो आइए बात करते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 9 अगस्त टू प्रमोट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल। क्या मतलब, क्या जो जहाँ की जिनकी पैदाइश है वो वहीं पे रह रहे हैं, खासतौर पे ये ट्राइब्स के संबंध में होता है। क्या होता है कि अगर आप देखें ग्लोबली बहुत माइग्रेशन हुआ, इंडो आर्यंस का भारत में माइग्रेशन हुआ, फिर टर्किस का हुआ, तो अलग अलग देखेंगे, अलग अलग समय में अलग अलग जो ग्रुप्स हैं भारत में आए। लेकिन कुछ ट्राइबल एरियाज जहाँ पे लोग आज भी वहीं के लोग हैं, मूल रहते हैं। अंडमान निकोबार में आप सोमपेन ट्राइब को देख लीजिए, फिर उड़ीसा वगैरह में आप जाएंगे। इसके अलावा गोंड भील ट्राइब को आप देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट में आप ट्राइब देखिए, गारो, खासी, जयंतिया के बारे में आपने सुना होगा। तो इस तरह की हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह आपको ट्राइब लोकल मिलेंगी। तो इंडिजिनस पीपल को वहाँ से माइग्रेट ना हो पाए, उनकी सुरक्षा हो पाए, उनके राइट्स की सुरक्षा की जाए, उसके लिए यहाँ पे वर्ल्ड ट्राइब डे मनाया जाता है। ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, दूसरा 2025 थीम और फोकस इंडिजिनस पीपल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग इन द फ्यूचर। तो 2025 की थीम थी कि आदिवासी जो लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जिनको सिक्योरिटी है, इस सब को लेकर। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है नहीं, बताइए। करेक्ट है। तीसरा, इट कमोरेट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ यूएन परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू 1994। तो इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, यूएनजीए, उसकी मीटिंग कब हुई थी, 1994 में। ऐसा यहाँ पे इसका यहाँ पे मानना है। अब ये करेक्ट है इनकरेक्ट है आपको बताना है। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर आप इसकी मीटिंग देखो, खासतौर पर जो ट्राइबल ग्रुप है उनको लेकर 1982 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, जेनेवा में। जेनेवा मीटिंग हुई, पहली मीटिंग। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें यूएन वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग हुई, इसकी वजह से इसे वर्षगांठ इसकी मनाई जाती है। फिर उसके बाद 1994 से परमानेंट बैठक इसकी होने लगी। और ऐसा माना जाता है कि ग्लोबली अगर इनका परसेंटेज देखें, ग्लोबली कितना है, 6% है। 6% इंडिजिनस पीपल्स रहते हैं ग्लोबली, पूरे विश्व में अगर हम यहाँ पे बात करें। तो ये चीज़ आपको अपने समझ ली है ना। तो आपको थीम्स यहाँ पे पता होना चाहिए, थीम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आइए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला एमसीक्यू यहाँ पे, तो सही आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरह से चेक कर देते हैं। दूसरा एमसीक्यू यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो वन्य जीव जो संरक्षण है उनके संबंध में बताना है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लाउडेड लेपर्ड इज द करेक्ट। तो क्लाउडेड जो लेपर्ड होता है, तेंदुआ होता है, उसके संबंध में, ये सॉरी यहाँ पे इसे गलत ट्रांसलेट हो गया। तो ये तेंदुआ होता है उसके संबंध में यहाँ पे बताना है, क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में। ठीक है, इट इज लिस्टेड इन वल्नरेबल। अब आपको पता है कि IUCN की 9 कैटेगरी की जो लिस्ट होती है IUCN की, उसमें जो 3 कैटेगरी हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। अगर हम बात करें, होती है वल्नरेबल, उसके बाद उससे खतरनाक कौन सी होती है, इंडेंजर्ड होती है, और सबसे खतरनाक कंडीशन होती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनको संरक्षण करने का जिनका प्रयास सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें जो क्लाउडेड लेपर्ड है, हिम तेंदुआ जैसे कहा जाता है, वो वल्नरेबल है। अब बताना है आपको सही है या नहीं। दूसरा, इट इज़ फाउंड ओनली इन द मेघालय। तो क्या सिर्फ ये मेघालय में पाया जाता है, ओनली लिखा है, तो यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। तीसरा, इट इज़ वन ऑफ द ओनली कैट्स इन द वर्ल्ड कैपेबल क्लाइंबिंग डाउन ट्री हेड फर्स्ट। या दुनिया में कुछ चुनी हुई जो कैट स्पेसीज हैं उसमें से एक है जो पेड़ों से सिर के बल नीचे उतर सकता है। अब बताइए, तो तीसरा स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे बताइए राइट है या रॉन्ग है, क्या है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे राइट है। मेघालय की बात यहाँ पे हो रही, मेघालय ही नहीं बल्कि अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम में क्लाउडेड लेपर्ड पाया जाता है, असम में पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, नागालैंड, मिजोरम इत्यादि जगह ये पाया जाता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया, अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया,
में बात करें तो क्लाउडेड लेपर्ड आपको देखा जाता है। तो जो बात हो रही है मेघालय की, ऐसी बात नहीं सिर्फ मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसके बॉडी में मार्क्स होते हैं, बड़े बड़े धब्बे होते हैं, और इसकी पूंछ शरीर जितनी लंबी हो सकती है, ठीक है। ये मेघालय का स्टेट एनिमल है, तो स्टेट एनिमल किसका, मेघालय का स्टेट एनिमल, ठीक है। ये आपने देख लिया। यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द ग्रेट बैरियर रीफ की तरफ। बैरियर रीफ आपको कहाँ पे, आपको आपने अगर ये वर्ल्ड मैप देखा है, वर्ल्ड मैप भी आपको ये को पता होना चाहिए कि सपोज करिए कि ये मैंने बना लिया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये मैंने बना लिया क्या साउथ अमेरिका, ये मैंने बना दिया अफ्रीका, ये मैंने बना दिया क्या यूरोप एशिया, ये होते हुए है ना, ये इंडिया होते हुए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन ऑस्ट्रेलिया की। अब अगर हम बात करें, ये फिर से घूम के यहीं पे आ जाता है ना, समझ रहे होगा। ये जो लोकेशन है यहाँ पे अगर हम बात, ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलती है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के पास। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द अर्थ। यह जो अर्थ है उसका लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, सबसे बड़ी जीवित संरचना है, अंत स्पेस से भी दिखाई देती है। दूसरा, इट कंटेन अबाउट 10% ऑफ वर्ल्ड कोरल रीफ इकोसिस्टम। तो ग्लोबली जो कोरल रीफ सिस्टम उसका 10% ये अपने आप में है ग्रेट बैरियर रीफ, कोरल्स जो रीफ बनाते हैं। तीसरा, इट लाइज इंटायरली विद इन द इंडियन ओशन, पूरे हिंद महासागर में आपको देखने को मिलती है। बताइए कौन सा गलत है इसमें। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ जो नॉर्थ ईस्ट में जो आपको खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को मिलती है, वो स्पेस से दिखाई देती है, 10% अगर हम बात करें हिस्सा भी है, और इसकी अगर लेंथ आप देखोगे तो लगभग 2000 किलोमीटर के आसपास है। इसमें अगर हम बात करें 2100 से या 2100 से अधिक रीफ्स हैं, छोटे छोटे रीफ्स हैं, इसके अलावा 800 के आसपास फ्रीजिंग रीफ्स हैं। तो वेरियस चीज़ दिखाई देती हैं, और ये हिंद महासागर नहीं बल्कि किस महासागर में, ये कौन सा महासागर, ये पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन में आपको ये दिखाई देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम। तो इसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ सी बेस्ड हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट नेवी। जो यूनाइटेड स्टेट नेवी है उसका सी बेस्ड हाइपर क्या मिसाइल सिस्टम है। दूसरा, इट इज़ द रेंज 2735 किलोमीटर, कैन रीच स्पीड अप टू 70 मार्क। 70 जो साउंड की स्पीड से 17 गुना तेज गति से ये क्या कर सकती है, गति कर सकती है, मार कर सकती है। तीसरा, इट यूजेज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल फॉर प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी। तो ये क्या करती है, हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल, अगर हम बात करें सटीक हमले के लिए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यूज करती है। अब बताना है आपको तीनों में से कौन सा सही है। अगर हम बात करें डार्क ईगल अमेरिका की, अगर हम बात करें यहाँ पे नेवी की नहीं बल्कि अगर आप देखोगे वहाँ की जो थल सेना है या मिलिट्री के लिए है, मिलिट्री के लिए है। अब इसमें इंपॉर्टेंट यही कि ये है कहाँ का, है ना, बहुत ज़्यादा इसके बारे में चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। तो इसकी मारक क्षमता भी यहाँ पे बात सही कह रही है, और इसकी स्पीड के बारे में इसकी सही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करें जो एयर डिफेंस सिस्टम उसको भी कहते हैं कि भेज सकता है किसी भी देश के, तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद द रेफरेंस ऑफ हेपेटाइटिस डी वायरस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। इट रिक्वायर हेपेटाइटिस बी वायरस HBV रेप्लिकेशन। इसे रेप्लिकेट के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की आवश्यकता होती है, हेपेटाइटिस डी के लिए, है ना। हेपेटाइटिस डी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। अब यहाँ पे बताना है आपको सही है गलत। दूसरा, को इन्फेक्शन विथ HDV इंक्रीज द रिस्क ऑफ लीवर कैंसर। तो इससे कैंसर के जोखिम बढ़ सकता है। तीसरा, यूनिवर्सल हेपेटाइटिस डी वैक्सीनेशन कैन डायरेक्टली प्रिवेंट HDV इन्फेक्शन। तो यूनिवर्सली या सार्वभौमिक रूप से जो हेपेटाइटिस डी है उसका टीकाकरण सीधे HDV संक्रमण को रोक सकता है। तीसरा स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हेपेटाइटिस बी होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे जो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है वो HDV को डायरेक्टली नहीं रोक सकता है पूरी तरह से, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। जो HDV अगर एक वायरस है, जो अगर हम बात करें जो HBV की आवश्यकता होती है उसके लिए, और इसके संबंध में यहाँ पे चर्चा की गई थी करंट अफेयर में, तो यहाँ पे ये था। थर्ड स्टेटमेंट अगर आप एलिमिनेट कर देते हो तो पहला दूसरा यहाँ पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द रिसेंटली लॉन्च नोटरी पोर्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम। तो नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया सरकार द्वारा, उसका क्या उद्देश्य है। पहला स्टेटमेंट, प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज अंडर द नोटरीज एक्ट 1952। दूसरा, इनेबल फेसलेस एंड पेपरलेस इशुएंस सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस फॉर नोटरीज। तो नोटरीज के लिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है उसको बिना कागज के आमने सामने हो ये प्रयास करना। तीसरा, फैसिलिटेट ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन नोटरी एंड क्लाइंट। तो नोटरी जो ग्राहक के बीच ऑनलाइन विवाद सुविधा देना, इसका यहाँ पे पर्पज होता है।
तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर हम बात करें जो ये पोर्टल है जो 1952 एक्ट और 1956 रूल के अंतर्गत बनाया गया है, इसका पर्पज़ क्या है कि जो अपॉइंट हो रहा है नोटरी से केंद्र सरकार के बीच में एक ऑनलाइन इंटरफेस बनाना। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन है, इसके अलावा रेटिफिकेशन है, डिजिटल सर्टिफिकेट है जारी करने की सेवाएं शामिल है। यह डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को क्या करता है, मान्यता नहीं दे, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं करता। तो इससे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बात करता है सी लीड प्रोग्राम इन फ्लैगशिप इनिशिएटिव के बारे में। लीड्स जो प्रोग्राम है किसका है, यहाँ पे बात कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड का है, यूएन वुमेन का है, नीति आयोग का है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है। तो यहाँ पे किसका है, ये यूएन वुमेन का है। अब यूनाइटेड नेशन संस्थान है, उसमें अगर हम बात करें एक डिपार्टमेंट है यूएन वुमेन के नाम से जाना जाता है, जो महिलाओं के सामने वैश्विक स्तर पर कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के बारे में पता है आपको, इसके बारे में पता है कि जनवरी 2015 को स्टैब्लिश इसको किया गया था। इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में अगर हम बात करें लेबर ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के संबंध में आपको यहाँ पे बताना है, तब होती है इट अकर्स व्हेन फर्टिलाइज एक इम्प्लांट आउटसाइड द यूटेरस। तो ये तब होती है जब जो फर्टिलाइज एग है इम्प्लांट होता है आउटसाइड यूटेरस के। दूसरा, द मोस्ट कॉमन साइट इज द फेलोपियन ट्यूब। इसका सबसे सामान्य स्तर फेलोपियन ट्यूब है इस प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। तीसरा, इट कैन अकर इन द लीवर इन एक्सट्रीमली रेयर केसेस, है ना। तो यह एक्सट्रीमली केसेस में अगर हम बात करें लीवर में भी हो सकती है। अब यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो हम बात करें यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। इट अकर्स, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तब होती है जो ये अगर हम क्या है इसका नाम जो फर्टिलाइज जो एग होता है ये गर्भाशय के बाहर आरोपित होता है, मतलब कि फेलोपियन ट्यूब के बाहर आरोपित होता है। ठीक है, इसका आम स्थान क्या है, फेलोपियन ट्यूब है द कॉमनली। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे ट्यूब प्रेगनेंसी भी बोला जाता है, ट्यूबल प्रेगनेंसी। अगर हम बात करें रेयर केसेस में लीवर है, इसके अलावा अगर हम ग्रीवा वगैरह में भी हो सकता है। ठीक है, इसका आगे अगर सेंटिमेंट इसके लक्षण देखें तो लक्षण इसके पेट में दर्द है ना, चक्कर आने, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विष्णु गाड़ पीपल कोटी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करेक्टेड। तो इसके बारे में कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे करेक्ट। इट इज लोकेटेड इन द अलकनंदा रिवर उत्तराखंड, अलकनंदा में लोकेटेड है उत्तराखंड में। दूसरा, इट डिजाइन द रन ऑफ द रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट। तीसरा, इट बीइंग डेवलप्ड बाय एनएचपीसी लिमिटेड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडिंग। एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा एशियन डेवलपमेंट फंडिंग के द्वारा इसे किया गया है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय एनएचपीसी लिमिटेड एशियन डेवलपमेंट फंडिंग, इसके द्वारा इसको यहाँ पे नहीं किया गया। अगर हम बात करें इसको वर्ल्ड बैंक से यहाँ पे फंडिंग मिली है, वर्ल्ड बैंक से लगभग अगर आप बात करोगे $648 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे इसको मिली है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा और पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी है, 444 मेगावाट की। ठीक है, तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताएं।